हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे आप आज सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 7 मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व 3n+7 = 25। तो यहां पर ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है 3n+7 = 25 और हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, हम इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से कराएंगे, यानी पक्षांतर जिसको बोला जाता है। तो अननोन टर्म्स को एक तरफ रखा जाता है, जैसे कि 3n अननोन टर्म्स है, और जो नंबर्स हैं उसको नंबर की साइड में रखेंगे। +7 25 के साथ में आ जाएगा ये, और +7 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो जब भी LHS RHS में कोई चीज ट्रांसफर होती है, वेरिएबल हो चाहे नंबर्स हो, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर 3n = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और n = क्या हुआ, यहां 3 मल्टीप्लाई में है, n और 3 की यहां क्या मल्टीप्लाई है, n को अकेला छोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और 3 से 18 डिवाइड करके आ गया 6। तो एक तरीका तो यह है जिसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है, और दूसरा है क्या, दूसरा तरीका यह है कि 3n+7 = 25 है। तो यहां पे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये अननोन टर्म्स है 3x + 7, तो हम क्या करेंगे, +7 को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, यानी इसको हटाने के लिए हमें +7 यहां पर ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, -7 कर देंगे। और LHS में करा है तो हमें RHS में भी करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये 3n = कितना हो जाएगा, 18, और 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, इस प्रकार से n की वैल्यू आ गई 6। दूसरा क्वेश्चन है इवेल्युएट -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो यहां पर एक ब्रैकेट है जिसमें -6, ब्रैकेट हटा देते हैं, +5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब इंटीजर का सम कैसे होता है, अब माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो बेशक बड़े नंबर से छोटे नंबर को ही माइनस करेंगे। 6 - 5 क्या होता है, 1, लेकिन यहां पर साइन बड़े का आता है। तो बड़ा नंबर कौन है, 5 और 6 में 6 है, और 6 का साइन माइनस लगा देना है। डिवाइडेड बाई, सेम यही काम यहां भी करना है, -2 + 1, 2 से 1 गया 1, और साइन किसका आएगा, 2 का आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 1 जा 1, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 7 रुपीज 7 पैसे एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा एक्सप्रेस 7 रुपीज 7 पैसे, यानी 7 रुपीज और 7 पैसे को आपने क्या करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब 7 रुपीज तो 7 रुपीज ही आएगा। अब 100 पैसा = क्या होता है, 100 पैसे = क्या होता है, 1 रुपी होता है। तो जब छोटी फिजिकल क्वांटिटी को बड़ी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं, पैसा छोटा होता है, रुपया बड़ा होता है, रुपये में कन्वर्ट करना है। ये तो हो गया 7 रुपीज + 7, ये लिख दिया 7। अब क्या है कि पैसा क्या होता है, छोटी क्वांटिटी है, आपको बड़ी क्वांटिटी में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में चेंज, रुपए को पैसे में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 7/100। अब यहां पर डेसिमल रखना बड़ा आसान है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये रख दिया 7। और क्योंकि 1 के आगे जब 0 होते हैं, जैसे कि 1 के अपॉन में अगर बहुत सारे 0 हो, तो डेसिमल की प्लेसिंग कैसे करते हो आप, = नीचे 0 गिनने पड़ते, 1 2 3 4, और ये हो गया। यहां पर 1 को भी गिनेंगे और 4 गिनेंगे, यहां से 1 2 3 4, डेसिमल यहां लगा देंगे।
तो ये डेसिमल ऐसे कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार यहां पर भी डेसिमल प्लेसिंग करेंगे, 2 जीरो है नीचे, तो 1 तो ये हो गया 7, दूसरा डिजिट 0 से रिकवर करेंगे और ये डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो गया 0.07। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और ये हो गया आपका 7.07। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट 7.07, ये कन्वर्ट कर लिया, इतने क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, ये डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। तो वही हमें करना था यूजिंग डेसिमल्स, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, मान लिया कोई एंगल आपने लेट करा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी दोनों इक्वल है। अब किसी एंगल को मान लेते हैं लेट एंगल, एंगल इज एक्स। अब इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा इसका जिनका सम 180 होता है, तो 180 माइनस एक्स करके सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। अब ये बता रहा कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो लिख देते हैं दोनों एंगल इक्वल, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। अब ट्रांसपोजिशन करते हैं, माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स राइट हैंड साइड में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 180, और यहां पर ये 2x हो गया 180, और x को अकेला रखेंगे क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के साइड में जाके वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 90 आंसर। तो हमारा एंगल 90 हो गया और इसका सप्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, 90, तो ये आंसर हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो में जब क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए, 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर, तो फिजिकल यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी आपको रेशियो निकालना है। अभी मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो ऐसे नहीं करना आपको 9:27। तो आपको क्या करना है, इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, या फिर 9 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 900 सेंटीमीटर। अब 9 मीटर की जगह में हम रख लेंगे 900 सेंटीमीटर, और इसको एज इट इज रख देते हैं 27 सेंटीमीटर। तो अब दोनों के बीच में रेशियो होगा तो क्या होगा, 900 रेशियो 27, जिसको हम 900 के नीचे 27 रख लो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते वक्त आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो ऊपर भी डिवाइड हो जाए और नीचे भी डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि 9 है, 9 से 100 टाइम्स से कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है 3 टाइम्स, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 100:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आशीष स्टडी फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? तो आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी जो क्वांटिटी दे रखी है सबको ऐड करके एवरेज निकालना। आपको एवरेज का साइन ये मान लेते हैं, ये एवरेज है कि एवरेजली आमतौर पे एक दिन में कितना स्टडी करता है, एवरेज तौर पे निकालना है। तो क्या होगा, तीनों को ऐड करके 4 आवर्स प्लस 5 प्लस 3 और 3 से, क्योंकि 3 क्वांटिटी है तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4 और 5 9 और 3 12, 12/3, तो क्या हो गया, ये आ गया एवरेज। तो 4 आवर डेली वो क्या करता होगा, स्टडी करता होगा एवरेज तौर पे। हाउ मेनी आवर डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज, तो उसका आंसर है 4 आवर। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इक्वल टू लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ।
तो आपको क्या दे रखा है, यहां पे लेंथ दे रखी है। तो आपको यहां पे लेंथ दे रखी है कितने, 7.1 सेंटीमीटर। तो 7.1 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है और क्या दे रखी है, ब्रेड दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और आपको कुछ नहीं करना। तो मल्टीप्लाई कैसी होती है, डेसिमल नंबरों की सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देना। 5 1 जा 5, 5 7 35, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 का 5, 5 + 2 7, 4 + 3 7 1। तो मल्टीप्लाई कर लिया आपने सिंपली, जैसे 71 की मल्टीप्लाई 25 के साथ होती है। लेकिन डेसिमल नंबर में ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है, पहले नंबर में 1 डिजिट है और नीचे वाले में डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 2 डिजिट। तो आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख देना है, यानी 1 2 और यहाँ पे डेसिमल रख देना। तो 17.75 ये आंसर आ जाएगा, 17.75। और क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हो 17.75 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो मर्जी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, the number of illiterate person in a country decreased from 150 lakh to 100 lakhs in 10 years. What is the percentage decrease? Percentage decrease कैसे निकलती है? तो परसेंटेज कैसे निकलता है? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज जब भी निकालना होगा आपको तो क्या होता है, जहां पर क्वांटिटी जो इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड क्वांटिटी है, इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई में क्या होता है 100। तो ये फॉर्मूला परसेंटेज का होता है। अब हम यहां पर करेंगे कि द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम, डिक्रीज हुई है यहां, तो हम क्या निकालेंगे डिक्रीज्ड नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। तो डिक्रीज निकालेंगे, डिक्रीज्ड इलिटरेट पर्सन कितने हैं, डिक्रीज्ड इलिटरेट पर्सन। तो पहले कितने थे, पहले थे 150 लाख, जो डिक्रीज हो गए 100 लाख हो गए। तो 150 लाख माइनस 100 लाख कितने लाख हो गया, ये हो गया 50 लाख। तो 50 लाख जो है डिक्रीज्ड क्वांटिटी है और ओरिजिनल क्वांटिटी जो पहले थी वो क्या थी 150। तो वैल्यू पुट कर देनी है आपको, परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज क्वांटिटी है 50 लाख अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी पहले कितनी थी 150 लाख थी, ये हो गया और मल्टीप्लाई 100। अब 0 से 0 कैंसिल और 5 से ये काट लेंगे 3 टाइम्स, तो ये आ गया 100/3। 100/3 को मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33 एंड 1/3 परसेंटेज। ये आपका ये हो गया, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ इलिटरेट पर्सन की संख्या। ये आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन फिगर। यहां पर ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये, और यहां पर स्ट्रेट लाइन में जो है ये पॉइंट है, यहां पे क्या बनने हैं 1 2 3 3 एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि एक ही लाइन में है। यूं कह लो कि ये दो एंगल 40 + x और 25 लीनियर पेयर क्या होता है
ये दोनों लीनियर पेयर हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई यहाँ पर स्लैंट लाइन काट रही है, कोई लाइन दूसरी थर्ड लाइन काट रही है, तो ये क्या बना रहा है, दो एंगल बना रहा है। इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है 40 प्लस एक्स है और 25 है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं तो सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, आपको लीनियर पेयर लिख देना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी लिख सकते हो। अब यहां से x की वैल्यू निकालें, 40 और 25 को ऐड करके क्या होता है 65 प्लस एक्स इक्वल टू, नंबर को नंबर के साथ ऐड कर लिया, प्लस एक्स एज इट इज 180, और x को अकेला रखेंगे। 65 यहाँ प्लस में कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो यहाँ ये दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऐसे। तो ये माइनस करके कितना आ गया आपका 115। तो x इक्वल टू कितना आ गया 115 डिग्री। तो ये तो आ गया x 115 डिग्री। अब क्या देखना आपको, 40 z और 40। अब क्या होता है, ये दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हों तो ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो यहां पर दो लाइनें ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये और ये। तो ये क्या होंगे, दोनों अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और ब्रैकेट में खाली लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्टकट में VOA लिख सकते हो। अब 40 और y दोनों क्या है, 40 और y दोनों क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर, या यूं कह लो y और z क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हो y प्लस z, क्योंकि हमें z आ चुका है तो y प्लस z इक्वल टू 180, और यहां भी लिख लेंगे लीनियर पेयर। तो क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन में दोनों एंगल बन रही है तो इसको लीनियर पेयर बोलेंगे। तो z हमें पता चल गया 40, तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू यहां प्लस 40, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया 140 डिग्री। तो y इक्वल टू आ गया 140 डिग्री, x इक्वल टू ये हो गया और z इक्वल टू ये हो गया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11, 12, 14, 18, x plus 2, 20, 22, 25, 61 arranged in ascending order is 21। तो यहां पर हमें मीडियन दे रखा है और ये डेटास दे रखी हैं, इसमें कुछ टर्म्स अननोन है और हमें इसका मीडियन दे रखा है 21। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीच का नंबर। तो यहां पर जो डेटा दे रखे हमें 11 दे रखा है, 12 दे रखा है। फिलहाल क्लास 7 में कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि बीच का नंबर कौन सा है। तो बीच का नंबर ये है, क्यों है बीच का नंबर, क्योंकि इधर भी क्या है, और दूसरी चीज है पहले से अरेंज किया हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स x प्लस 2 बड़ा होगा 18 से। तो ये मतलब है। तो अब क्या है कि मीडियन बीच का नंबर होता है, तो बीच का नंबर हमने x प्लस 2 चूज कर लिया यहाँ पे, क्योंकि इधर भी 4 है 1 2 3 4 और इधर भी 4 है 1 2 3 4। ये बीच का हो गया x प्लस 2। तो मिड वैल्यू, यानी मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू जो भी होगी वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो मिड वैल्यू क्या है x प्लस 2 और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 21। तो ये हो गया x इक्वल टू 21 माइनस 2, तो कितना हो गया 19, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 19। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ ट्रायंगल DEF congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to, फर्स्ट वाला है एंगल E, EF, एंगल F और DF। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रायंगल DEF है और ये है कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCA। तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं। एंगल E का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा। अब ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब क्या है,
दो ट्रायंगल जब यहां पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ई क्या होगा, सी के बराबर, और एंगल एफ किसके बराबर होगा, एंगल ए। जब भी ऐसे दे रखा हो आपको तो ऐसे करके करस्पॉन्ड करने हैं पार्ट्स आपको। दूसरी चीज साइड क्या होगा, डी ई साइड होगा बी सी के, और ई एफ साइड होगा सी ए के, और डी एफ साइड होगी बराबर किसके, ए बी के या बी ए के, जो भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या क्या हो जाएगा, एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल ई इक्वल टू, एंगल ई यहां बीच में है तो ये सी। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ई एफ, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका सी ए के या ए सी के, और थर्ड में क्या होगा, एंगल एफ इक्वल टू, एंगल एफ इक्वल टू लास्ट में क्या है, एंगल ए, और फोर्थ में क्या है, डी एफ, डी एफ इक्वल टू क्या होगा, ए बी के। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। तो हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखा है जिसमें राइट एंगल एट पी, यानी पी क्या होगा, एंगल पी 90 डिग्री का, और बाकी के दोनों जो पॉइंट्स होंगे क्या है, क्या बचा, क्यू और आर, ये हो जाएंगे इधर। अब पी क्यू इक्वल टू कितना है, पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, पी आर है आपका 24 सेंटीमीटर, और क्यू आर आपको फाइंड करना है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, यानी हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी आर 24 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, मतलब 24 की मल्टीप्लाई 24 में करनी है, तो कितना हो जाएगा 576, और 10 स्क्वायर का मतलब 10 मल्टी 10 यानी 100, ये हो जाएगा 676 क्यू आर स्क्वायर। अब 676 किसका स्क्वायर होगा, देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 मल्टी 25 कितना होता है, ये होता है 625। अब 25 से अगला नंबर देखना है, आपको ट्रायल बेसिस पे करना पड़ेगा। 26 का स्क्वायर बिल्कुल 676 होता है, तो 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर, आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13। द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड। तो हमें जो रेंज दे रखी है, हमें जो डेटा दे रखी है, तो इस डेटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू। रेंज कैसे निकलती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, रेंज इक्वल टू क्या होता है, डाटा में कोई भी डाटा ऐसे दे रखी हो, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस क्या होती है, लीस्ट वैल्यू। इसको रेंज कहा जाता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू डेटा में हम देख रहे हैं क्या है, 95 है, और लीस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू 39 है। दोनों को माइनस करने के बाद क्या है, रेंज आ जाएगी डेटा की। 15 से 9 गया 6, 8 से 3 गया 5, यानी 56 रेंज आ गई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप।
तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो 85 प्लस मीन कैसे निकलता है, यानी डेटा में जो वैल्यू दे रखी है सबका सम 76 प्लस 90, 90 प्लस 85, 85 प्लस 39, 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस में 75 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कितने हैं ये, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐड करके हो जाएगा 730 अपॉन 10, ये आ गया हमारा 73। तो ये मीन आ गया। अगला है व्हाट यू विल डू टू गेट गुड मार्क्स। तो गुड मार्क्स करने के लिए अब ये टेस्टों में है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के टेस्टों में मार्क्स है 85, 76, 90, 95, 39, 48। तो यहां पर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जहां पे स्टूडेंट ने क्या कर रखी, लापरवाही कर रखी है। 39 मार्क्स और क्या है 56 मार्क्स। अगर मैक्सिमम मार्क्स उसकी 95 है तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पंक्चुअल होना जरूरी है, डिसिप्लिन, यानी व्हाट यू विल डू टू गेट गुड मार्क्स। एक तो क्या है, रिवीजन साइकिल मेंटेन करनी पड़ेगी, मेंटेन रिवीजन साइकिल, वर्क हार्ड। अच्छी मार्क्स लाने के लिए सबसे मेन चीज है वर्क हार्ड। दूसरा पंक्चुअलिटी, मेंटेन पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी मेंटेन करना जरूरी है अच्छी मार्क्स लाने के लिए। और क्या करना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। मेंटेन पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, रिवीजन साइकिल। बगैर रिवीजन साइकिल के अच्छी मार्क्स नहीं आ सकती। और टाइम टेबल, यानी कब क्या पढ़ना है, एक शेड्यूल होता है, तो हम लिख देंगे टाइम टेबल। ये सब चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके गुड मार्क्स आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एल पैरेलल टू एम। अब यहां पर दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं ये, और ये जो एंगल है 110 डिग्री, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। पहले इसी में ये जो लाइन है और ये दो एंगल बनने हैं, और ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो पहले यहां पर इसका y रख लेते हैं इसकी जगह में। तो 110 प्लस y क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर होगा, क्योंकि जब ये निकलेगा तो ये वैल्यू तभी आ पाएगी। और यहां पर से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो y इक्वल टू हमारा 70 डिग्री आ गया ये। अब ये x और 70 डिग्री क्या हो जाएंगे, x और 70 डिग्री दोनों की लोकेशन सेम है। ये जो ट्रांसवर्सल है ये राइट हैंड साइड में है, x भी राइट हैंड साइड में है, और लाइन के ऊपर है, m लाइन के ऊपर है, और 70 डिग्री l लाइन के ऊपर है। तो सेम लोकेशन हो गई। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 70 जब होगा तो क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब दूसरी केस में चलते हैं, सेकंड फिगर में। यहां पर दो लाइन पैरेलल हैं और दो लाइन पैरेलल में, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अभी जो अंदर बने वाले एंगल दोनों का सम क्या होता है, 180। इन एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल।
तो यहां पर क्या होगा, x प्लस 2x इक्वल टू, हम जब 180 लिखेंगे पहले तो लिख देंगे L पैरेलल टू M, वो सेम यहां पर भी यही करना है, L पैरेलल टू M, और x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स यानी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल हो गया। ये जो एंगल अंदर के एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है 180, इनको को इंटीरियर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया ये 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द बिलो फिगर PQ पैरेलल टू क्या है ST, तो ये PQ है और ये ST है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं। तो PQ पैरेलल टू ST हमें दे रखा और हमें निकालना है x प्लस वाई, तो इसके लिए x और y की वैल्यू हमें पता होगी तभी जाके सम निकालेंगे दोनों का। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें ऐसे, तो ये दोनों क्या है ST और PQ पैरेलल है और इन दोनों की लोकेशन एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है और ये राइट में। तो हर मामले में लोकेशन इनकी क्या है अपोजिट है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 और लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। यहां पर देखते हैं 130 और y दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन में है दोनों एंगल y और 130। तो ये हो जाएगा y प्लस 130 इक्वल टू 180, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर, पेयर ऑफ लीनियर एंगल भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर हो गया। और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180 माइनस 130, यानी कितना हो गया ये 50 डिग्री आंसर। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 85 प्लस 50, ऐड करके हो जाएगा 135 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, माया, मधुरा and Mosina are friends studying in the same class. In a class test in geography, Maya got 16 out of 25, Madhura got 20. Their average scores was 19. How much did Mosina score? तो यहां पर क्या करना है आपको, हमें माया की मार्क्स दे रखी है। तो माया की मार्क्स, मायाज मार्क्स कितनी है, किसमें, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में है ये मार्क्स, कितनी है 16 है। और मधुरा की कितनी है, मधुरा की मार्क्स है, मधुराज मार्क्स है कितनी 20, ये दोनों की आउट ऑफ 25 है। तो जब यहां पर एवरेज स्कोर निकालेंगे तो 25 से कोई लेना देना नहीं है, जो मार्क्स उनको मिले हैं मैं उसका निकालना है, क्योंकि एवरेज स्कोर उनकी मार्क्स का वो निकालना है। तो 16-20 हो गया। और हमें मोहसिना की निकालनी, तो मोहसिना की लेट कर लेते हैं, मोहसिना की मार्क्स हम लेट कर लेते हैं x। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज मतलब मीन, और क्या निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं, हमें दे रखे मार्क्स, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया। तो यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 16 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, x मार्क्स, तीनों को ऐड कर लेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 3 है, 1 2 3। और एवरेज मार्क्स हमें दे रखे 19, तो ये लिख लेंगे।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से 19 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 57, 16 प्लस 20 ऐड करके आ जाएगा 36 प्लस x को अकेला छोड़ देते हैं इधर, 36 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 7 से 6 गया 1, 5 से 3 गया 2। तो मोहसिनाज मार्क्स कितनी आ गई, मोहसिनाज मार्क्स ये आ गई 21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degree centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? तो हमें दे रखा है कि 1 आवर में टेम्परेचर कितना गिर रहा है। 12 noon से टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू होता है, तो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर यानी कितने टाइम में है, 12 noon पे है। 12 noon कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव। अबव का मतलब होता है प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं इसको, क्योंकि अबव 0 डिग्री है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, और 1 आवर में कितना गिरता है, यानी पर आवर डिक्रीज कितनी है टेम्परेचर की, पर आवर डिक्रीज है -2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है 1 घंटे में, 1 आवर में। और कब तक गिरता रहता है, मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री। तो फाइनल टेम्परेचर लिख देंगे इसको। फाइनल टेम्परेचर कितना है, बोल रहा कि -8 डिग्री, यानी बिलो 0 का मतलब माइनस में, -8 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में इसका टेम्परेचर होगा, एट व्हाट टाइम। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टार्टिंग में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज यानी हाईएस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री था इनिशियल, और इससे हम माइनस करेंगे टेम्परेचर माइनस को। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से माइनस का नंबर ऐसे माइनस होता, ऐसे सब्ट्रैक्ट होता, पहले 10 डिग्री फिर माइनस करके फिर माइनस ब्रैकेट लगा के -8 ऐसे रखना। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो कितना डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर डिक्रीज है। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितने टाइम में हुआ, कितने आवर में होगा, तो नंबर ऑफ आवर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ आवर्स यानी कितने घंटे में ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये निकल जाएगा कैसे, -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर माइनस से कोई लेना देना नहीं है आवर्स का, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया, इतना डिग्री गिरा टोटल। यानी 12 noon से टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड गिरा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 आवर में कितना गिरता है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 9 आवर, 9 आवर हुआ। और 12 noon से 9 आवर बाद कितने बजेंगे, यानी आफ्टर 12 noon 9 आवर आफ्टर 12 noon क्या होगा, 9 PM होगा। 1 PM का मतलब क्या होता है, नून से 1 आवर बाद में, तो 9 आवर बाद में क्या होगा, 9 PM। ये आंसर आ गया एक। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा वो निकालना है। अब मिडनाइट क्या है, 12। अब दिन के 12 बजे से नून, यानी नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम नून टू मिडनाइट 12,
टू मिडनाइट 12 तक कितना होगा 12 आवर। और टेम्परेचर डिक्रीज कितना होता है, टेम्परेचर डिक्रीज 1 आवर में 2 होता है। तो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 12 आवर। अब 12 आवर में कितना गिरेगा, 1 आवर में गिरता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 आवर में गिरेगा ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर माइनस ये कर देंगे। तो टेम्परेचर जो हो जाएगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट, नून में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। तो कितना हो गया ये -14 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कार इज 540 रुपीज, इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। तो हमें क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला भी आपको याद है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन में सीपी और ये मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम एसपी तो हमें दे रखा है, एसपी दे रखा है हमें कितना 540 रुपीज, तो ये वैल्यू तो रख लेते हैं। सीपी को लेट कर लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है 20% है, तो ये 20 हो जाएगा। और एसपी 540 हो गया और सीपी का हमने एक्स मान लिया। अब यहां पर से आपको इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। यहां पर ऊपर सारा मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर है, एक्स नीचे है, तो एक्स को हम इस साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। ये हो गया 540 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 100। अब ऐसा करते हैं कि 100 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम LHS में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 20x अपॉन 100, जिसको हम काट सकते हैं 5 टाइम्स। तो ये हो गया x अपॉन 5, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 और ये हो गया 540 माइनस एक्स को इधर ले आएंगे और प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 540। अब ये क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स हो गया, 5 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 5x, और दोनों का प्रोडक्ट 5 और 1 का यहां हो जाएगा 540। अब x प्लस 5x क्या होता है, 6x होता है, और 5 को इधर ले आते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ये अभी कटेगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, और यहां से ये 90 कितना आ गया, ये आ जाएगा 450, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 450 रुपीज। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 450 रुपीज आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सोल्व। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी, और लीनियर इक्वेशन इनको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 4 दे रखा है, m ब्रैकेट के अंदर m+3 है, इक्वल टू 18। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई m में भी होगी, 4 से मल्टीप्लाई 3 में भी होगी। 4m प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 18। और अब ये अननोन टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, नंबर को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो +12 यहां आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 6, ये आ गया 4m, और 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो m इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 3/2। अब दूसरा क्या है, -2 ब्रैकेट में x + 3 ब्रैकेट में है इक्वल टू 5। तो -2 की मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो -2 की मल्टीप्लाई x में भी होगी और +3 में भी होगी। तो माइनस की मल्टीप्लाई +3 में करनी है, तो क्या हो जाएगा -6 5। अननोन टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, -6 RHS में आ जाएगा, -6 ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 11 - 2x। x को अकेला रख देते हैं, -2 कहाँ आ जाएगा, डेनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस यहाँ पे बीच में लगा देते हैं, ये 11/2 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 at 1/5 आवर। तो क्वेश्चन तो एक तरफ आवर लिख देना हमें इस तरीके से, और क्या करना है, क्योंकि हमें पार्ट ऑफ बुक निकालना, पार्ट ऑफ बुक कितना पार्ट ऑफ बुक पढ़ता है 2 and 1/5 आवर्स में। तो जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड में रख लो। तरीका यह है, आवर इधर रख दिया और इधर बुक का पार्ट ऑफ बुक, ये तो हमें दे रखा है 1 आवर, तो 1 आवर आ जाएगा इधर, यानी 1 आवर मतलब इन 1 आवर ही रीड्स, कितना पढ़ता है, इन 1 आवर ही रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक। शॉर्टकट में आप पार्ट लिख सकते हो। अब कितने का निकालना है, 2 and 1/5 आवर। तो पहले तो 2 and 1/5 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 5 2 जा 10 + 1 11/5 हो जाएगा। तो 11/5 आवर का निकालना हमें कि इन 11/5 आवर वो कितना पार्ट रीड करेगा। तो ही विल रीड, अब क्योंकि हमें ज्यादा का निकालना है, कम का हमें दे रखा है, 1 का दे रखा है और ज्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई होगा। 1/3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 11/5, क्योंकि 11/5 1 आवर से ज्यादा है, तो ज्यादा में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 11/5 3 जा 15। आंसर इतना पार्ट पड़ेगा वो 11/5 आवर्स में। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है हमें कि ए बी और सी डी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, ओ पॉइंट पर, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीओडी। तो ट्रायंगल एओसी है ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा तो ये भी प्रूव हो जाएगा सेकंड पार्ट, AC = BD, AC = BD। तो हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में। तो गिवन में जो क्वेश्चन में दे रखा है आपने वही उतार के रख देना है कि AB and CD बाइसेक्ट ईच अदर एट 2। तो ये लिख देना है AB and CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। और क्या है टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में हमें करना है प्रूफ ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD, और सेकंड पार्ट में करना है AC = BD। प्रूफ मतलब आपको इसको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं को प्रूफ करना है तो इन्हीं ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD।
अब ट्रायंगल एओसी और ट्रायंगल बीओडी में जो जो हमें दे रखा है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो फिगर में ये दे रखा है यहां पर कि CO इक्वल टू DO, तो गिवन में लिख देना था कि CO इक्वल टू DO, और यहां पर AO इक्वल टू क्या दे रखा है BO, AO इक्वल टू BO, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन फिगर में बता रखा, तो ये भी लिख देना है गिवन में, तो इन्हीं का यूज करेंगे। अब देखो CO इक्वल टू DO, ये दोबारा से लिखेंगे CO इक्वल टू DO, और यहां पर लिख देंगे गिवन। AO इक्वल टू BO, ये भी हो जाएगा गिवन। और यहां पर आपने दिमाग लगाना था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्यों होंगे वो रीजन देना आपने। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट जो बने एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शॉर्टकट में VOA लिख सकते हो आप। तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOD, रीजन में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD। और आपको क्राइटेरिया जरूर लिखना है यहां पे ब्रैकेट में कि कौन सा क्राइटेरिया है ये। तो कैसे देखेंगे आप, ये साइड हो गई, और क्या प्रूव करा है, एंगल, और ये साइड, साइड एंगल साइड, SAS रूल। और सेकेंड पार्ट की जहां तक बात है, सेकेंड पार्ट में आपने AC इक्वल टू BD लिख देना है, और यहां पर ब्रैकेट में खाली लिख देना बाई CPCT। बाई CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। मान ले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। जैसे ये तो दे ही रखा है, ये AO इक्वल टू BO, तो AC इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, BD होना चाहिए। ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहां पर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD। तो यहां पर CPCT का मतलब बताते हैं कि A इक्वल टू B, एंगल O इक्वल टू, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और C क्या है, एंगल C इक्वल टू एंगल D। उसी प्रकार AO इक्वल टू BO, CO इक्वल टू OD, और AC इक्वल टू BD। इसको बोलते हैं बाई CPCT। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ 10 मीटर and 15 meter stand upright on a plain ground. If the distance between the tops is 13 meter, find the distance between their feet. तो हमें दो पोल दे रखे हैं, एक की हाइट 10 मीटर है और दूसरा पोल है उसकी हाइट है 15 मीटर। दोनों सीधे खड़े हैं, अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, तो यहां पर टॉप मतलब इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 13 मीटर टॉप की है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, दोनों के फीट यहां पे है, तो ये डिस्टेंस निकालनी। तो ये डिस्टेंस यहां पर पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी क्या होगी, इक्वल होगी इसके। तो ये हो गया, नाम रख देते हैं वर्टेक्स जितने भी हैं, A B C D
ई। और अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे होगा ये 15 मीटर हाइट है यहां तक की, और ये 10 मीटर हो गया, तो यहां से लेके 10 मीटर हाइट ये हो जाएगी। तो यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे ड्राइंग एडी पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ये लाइन हमें बाद में ड्रॉ करी है। तो ये ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, ए क्या दे रखा हमें, ए इक्वल टू 13 मीटर, ये क्या है, गिवन है। और सारी साइडें लिख देनी आपको। ए बी इक्वल टू फिगर में जो भी दिख रहा है 10 मीटर, ये भी दे रखा है, और सी ई इक्वल टू क्या है, 15 मीटर। अब यहां पर से हमें क्या निकालना है, डी निकालेंगे, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल बन रहा है यहां पे ए डी ई। तो इन राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई, इसको लिखेंगे राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ए डी ई, तो डी कैसे निकालेंगे यहां पे, डी को निकालने का तरीका क्या है, ये निकालनी है आपको डी, क्योंकि ट्रायंगल का हाइट पता चलेगी, और ये हाइपोटेन्यूज तो दे ही रखा है। तो यहां से ये निकालने के लिए डी हम क्या करेंगे, इसको सी ई से माइनस करेंगे ये डी सी, तो ई डी निकल आएगा हमारा, सी ई माइनस डी सी। अब क्या है कि डी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी सी। तो क्या हो जाएगा 10 मीटर, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसलिए ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी सी। लिख देंगे कि ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल। अब क्या करेंगे, डी निकाल देंगे। सी ई हमारे पास 15 है, और डी सी हमारा आ चुका है 10, कितना हो गया, 5 मीटर। तो डी हमारा 5 मीटर आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हुआ 90 डिग्री, इसके अपोजिट में क्या है, ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो यहां पर ए डी कितना है, ए डी हमें निकालना है एक्चुअली में, और डी ई स्क्वायर हमारा आ चुका है 5 मीटर। ए ई 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, जो कितना आ जाएगा 169। ए डी का स्क्वायर प्लस में 25। यहां पर ए डी स्क्वायर को अकेला रख दो, तो प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 144 ए डी स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो दोनों के फीट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 मीटर होगा, यानी ये आंसर आ गया। यहां पर लिख देना स्टेटमेंट में, द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, ये लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, आंसर।
अगला पार्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में है क्वेश्चन नंबर 23। मनोज डोनेट्स 2000 रुपी टू ए स्कूल, द इंटरेस्ट ऑन विच इज टू बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 scholarships of equal value every year. If the donator earns an interest of 10% per annum, find the value of each scholarship. What value depicted from this? तो यहां पर बोलने का मतलब है कि मनोज ने किसी स्कूल को डोनेट किया 2000 रुपीज और उसका जो इंटरेस्ट आता है पर ईयर, उसको जो है 5 स्कॉलरशिप दी जाती है स्कूल के द्वारा। उस इंटरेस्ट पे जो भी इंटरेस्ट मतलब जो कमाई होती है इंटरेस्ट से, वो यूज की जाती है 5 स्कॉलरशिप में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100। P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और 1 ईयर का निकालना है तो 1 हो गया अपॉन में 100। यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट 1 साल का, जो आएगा 200 रुपीज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर का, कितना 200 रुपीज। इसके बाद क्या होगा, जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो हर ईयर जो भी इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को। तो क्या होगा, स्कॉलरशिप यानी वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप ये हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना हो गया 40 रुपीज। तो प्रत्येक स्कॉलरशिप कितने की, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप, तो ये होगी 40 रुपीज। और बता रहा व्हाट वैल्यू डिफिक्टेड फ्रॉम दिस। तो यहां पर क्या है कि सोशल कॉज के लिए डोनेट किया जा रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे लिख देना, ये क्या दिख रहा है यहां पर से, टास्क डन बाय मनोज इज इंस्पिरेशनल। इट इज गुड for promoting children's education. Question number 24 है, the foot of a ladder is 6 meter away from its wall and its top reaches a window 8 meter above the ground. Find the length of ladder. If the ladder is shifted in such a way that its foot is 8 meter away from the wall, to what height does इट्स टॉप रीच। बोलने का मतलब क्या है कि द फुट ऑफ ए लेडर, अब कोई लेडर है जो वॉल पे लगी हुई है, ऐसे ये वॉल है और ये लेडर है, ये है लेडर। ये लेडर को ऐसे दिखा देते हैं, द फुट ऑफ ए लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम इट्स वॉल, यानी ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कि 6 मीटर अवे है, यानी लेडर का फीट जो है ये है, ये लेडर हो गई ए बी इसका फीट है लेडर का। तो लेडर को ऐसे दिखा देते हैं, ये लेडर हो गई और 6 मीटर अवे है वॉल से इसका फीट, एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अभी विंडो है, मान लिया यहां पर ए में विंडो है, ये 8 मीटर अबव ग्राउंड है, एंड टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। तो यहां पे लेंथ ऑफ लेडर निकालनी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है
ये 90 डिग्री राइट ट्रायंगल हो गया। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पहले ए का करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर लिखेंगे सीधे इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का नाम क्या है, इसको मान लेते हैं सी। राइट ट्रायंगल एबीसी और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सीधे। ए बी स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, यानी लेडर की लेंथ निकालनी है। तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर मतलब 36, 6 मल्टी 6, 8 स्क्वायर का मतलब 8 मल्टी 8 यानी 64 और ये हो जाएगा 100। ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, ए बी इक्वल टू 10। तो लेडर की लेंथ कितनी आ गई, लेडर लेंथ आ गई 10 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया ए पार्ट का। बी पार्ट क्या है, इफ द लेडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब की बार क्या है, लेडर को थोड़ा शिफ्ट किया गया है और अब की बार इसकी ये वॉल से कितनी दूर हो गया, 8 मीटर। टू व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच, तो इसका हाइट क्या होगा, कहां पहुंचेगा, ये नीचे खिसकेगा ऐसे। भाई इसको खिसकाएंगे आगे वॉल से दूर, तो टॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लिया पॉइंट है डी, तो हमें सी डी निकालना है। टू व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच, तो इसका जो टॉप रीच हो जाएगा, टॉप पॉइंट, वो डी हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम भी निकालनी है, तो यहां पर ये निकालनी है हमें डीसी। हमें निकालना डीसी और लेडर की लेंथ हमें वही रहेगी 10 मीटर। लेडर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, 10 मीटर हो गया। और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCE। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का अपोजिट ये हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, DE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। तो DE क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर। C 8 मीटर अवे हो गया था, CE तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से DC स्क्वायर हमारा यहां से आ जाएगा। तो DC स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, जो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। और ये आ गया 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का DC स्क्वायर। तो DC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो अब की बार उसका टॉप कहां शिफ्ट हो जाएगा, 6 मीटर में यहां आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 times its width. The perimeter of the rectangle is 180 centimeter. Find the dimensions of rectangle and also find its area. तो जब डायमेंशन आ जाएंगी तो एरिया भी आ जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2 times है किसके, विड्थ की। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल की क्या है, 2 times है किसकी, विड्थ की। ऐसा करते हैं, विड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ इक्वल टू x। तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 2x, यानी 2 मल्टी x माना 2x। विड्थ के ट्वाइस है लेंथ, तो विड्थ हमने x मान ली, लेंथ क्या है 2x। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर।
तो पेरीमीटर तो हमें दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ऐसे दिखा देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 180 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, जहां पे L क्या है लेंथ है और B आपकी विड्थ है। तो यहां पर पेरीमीटर की जगह में ये लिख लेते हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पेरीमीटर की जगह में 180 और लेंथ की जगह में रख देते हैं, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितनी है x है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1x यानी 3x, ये हो जाएगा 180। अब 3x को अकेला रख लेते हैं इधर, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 से 180 को डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, और x को अकेला रखेंगे तो क्या होगा 90, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया 90, यानी विड्थ कितनी आ गई 90 मीटर, विड्थ आ गई 90 मीटर, क्योंकि हमने विड्थ क्या मानी थी x, और लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ कितनी थी 2x, तो 2x मतलब 2 मल्टी 90 और ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो यहां पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 30, तो विड्थ कितनी आ गई आपकी, विड्थ आ गई 30 मीटर 30 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2x, तो 2x का मतलब 2 मल्टी 30 कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन हो गई रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता है कितनी है 60 और ब्रेड्थ आ चुकी है 30। ये हो जाएगा 16 6 3 जा 18 और ये 2 जीरो ऐसे रख लेते हैं 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26। In the below figure, BD and CE are altitude of triangle ABC such that BD equal to CE। तो BD क्या है, ये altitude है AC पर और CE altitude है AB पर। तो ये BD equal to CE हमें दे रखा है। State the 3 pairs of equal parts in triangle CBD and triangle BCE। तो पहला है हमें ये इक्वल पार्ट दिखाने दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से हैं। एक तो हमें दे रखा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE। तो हमें इक्वल पार्ट्स क्या है दोनों में, कुछ तो दे रखे हैं BD इक्वल टू C। अब CBD क्या है, CBD ये है और BCE ये है, ये BCE हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें क्या क्या इक्वल है। एक तो हमें दे ही रखा है BD इक्वल टू CE, तो BD इक्वल टू CE इसमें क्या लिख देंगे गिवन। दूसरा क्या दे रखा है इक्वल कि C एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड को कैसे लिखेंगे CE एल्टीट्यूड का मतलब CE एल्टीट्यूड किस पे है, AB पे। और दूसरा क्या है BD,
बी डी परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे। तो एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिस भी साइड पे ड्रॉ की हुई होती है वर्टेक्स से। तो ये हो गया। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एंगल बीईसी, एंगल बीईसी, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के होंगे जब एल्टीट्यूड है। तो एंगल बीईसी इक्वल टू हो गया एंगल बीडीसी के, और यहां पर लिख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दो पार्ट इक्वल हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या है, कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है बीसी। तो बीसी इक्वल टू बीसी क्या हो गया, ये कॉमन है। तो हमें यही पहले पार्ट में क्वेश्चन में क्या लिखना था, तीनों इक्वल पार्ट्स लिखने थे, वो हमने लिख दिए। अब सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है ये, इन ट्रायंगल सीबीडी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीसीई वाई और वाई नॉट। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, यानी सीबीडी, ये सीबीडी हो गया, तो ट्रायंगल सीबीडी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बीसीए के, बीसीई के। उसका रीजन क्या है कि यहां पर ये 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है, जो कॉमन है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। दो राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है या कॉमन होता है और एक साइड इक्वल होती है, तो वो दोनों आरएचएस रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये आरएचएस रूल हो गया, क्योंकि ये तीनों चीजें आप लिख चुके हो, तीनों पार्ट इक्वल है। स्पेशली हाइपोटेन्यूस अगर 90 डिग्री का इक्वल होता है और एक साइड, तो आरएचएस रूल, कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं उसको, आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये रीजन इतना ही लिखना, आरएचएस रूल है। थर्ड में क्या होगा, एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी इक्वल टू एंगल ईबीसी। तो एंगल डीसीबी कितना है, एंगल डीसीबी, तो एंगल डीसीबी ये हो गया, और एंगल ईबीसी, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, बाई सीपीसीटी, इतना सा लिखना है बाई सीपीसीटी, और तीनों के आंसर ये आपके निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। A shopkeeper earns a profit of 1 rupees by selling one pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling pencils of her old stock। तो यहां पर क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें कि 1 रुपी प्रॉफिट एक पेन को बेचने पे लगता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो 1 पेन में कितना प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है इसको 1 पेन में ₹1 का, और लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल, और एक पेंसिल को बेचने पे उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 40 पैसे का लॉस हो रहा है, ये लॉस है। और 40 पैसे का हो रहा, 40 पैसा मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.40 रुपीज, ये इतने का उसको लॉस हो रहा है एक पेंसिल बेचने पर। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में ये बताना हमें, इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 रुपीज। तो एक पर्टिकुलर मंथ में क्या होता है, उसको 5 रुपी का लॉस होता है। तो लॉस होता है पर्टिकुलर मंथ में, तो फर्स्ट पार्ट वाले का आंसर होगा लॉस होता है उसको कितना, उस मंथ में उसको लॉस होता है 5 रुपी लॉस। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स। अब 45 पेन्स एक पेन में बेचने पे तो उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन 45 पेन्स। तो 45 पेन में उसको कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट है एक पेन बेचने पे, 1 रुपीज का। तो ये हो जाएगा 45 रुपीज उसको पेन बेचने पे प्रॉफिट हुआ।
अब टोटल तो उसको लॉस हो रखा 5 रुपये। अब बताना आपको कि उसने पेंसिल कितनी बेची, क्योंकि एक पेंसिल में लॉस होता है उसको, वो भी कितने का 0.40 रुपीज। तो इसलिए जो है हम ये मान के चलते हैं कि लेट ही सोल्ड एक्स पेंसिल। अब एक पेंसिल का आपको पता है कि इस तरह लॉस हो रहा है, तो एक्स पेंसिल पे कितने का लॉस होगा, लॉस इन एक्स पेंसिल कितना हो जाएगा, लॉस इन एक्स पेंसिल, एक पेंसिल पे लॉस इतने का है, तो एक्स पेंसिल पे कितना होगा, कितने रुपीज का लॉस होगा, 0.40x। ये हो गया। अब दोनों का नेट होगा, यानी नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, लॉस होता है उसको, तो इसका मतलब नेट लॉस ही लिखेंगे इसको। तो नेट लॉस को कैसे लिखेंगे, 45 प्रॉफिट हो गया और लॉस को हम माइनस करेंगे 0.40x। अब ये हमें, अब देखो कि इंटीजर के हिसाब से क्या होता है कि लॉस को हम माइनस में लिखते हैं, तो नेट उसको लॉस होता है 5 रुपये, तो -5 लिखना पड़ेगा, और प्रॉफिट को हम प्लस में लिखेंगे, ये भी लॉस है 0.40x। तो कितना हो जाएगा, -5 की तरफ 45 आएगा, तो कितना हो गया, -5 -45 और -0.40x को एज इट इज रख देते हैं, ये हो जाएगा -50 इक्वल टू -0.40x। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में 0.4। यहां पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर रख भी दिया आपने तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 50 मल्टी 10 यानी 500 हुआ, 500 अपॉन 4, तो 504 कितना होता है, x इक्वल टू हो जाएगा 125। तो इसका मतलब 125 पेंसिल उसने बेची। तो ही सोल्ड लिखा है, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड, तो सी सेल 125 पेंसिल्स इन दिस पीरियड। आंसर। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट, इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो नेट जो भी होता है, नेट रिजल्ट जो है क्या है, नेट प्रॉफिट लॉस क्या है, 0 है नेक्स्ट मंथ। इफ सी सोल्ड 70 पेन्स, अब 70 पेन्स क्या है, 70 पेन्स में प्रॉफिट होगा उसको, प्रॉफिट इन 70 पेन कितना होगा, एक पेन में 1 रुपी का प्रॉफिट होता है, तो 70 पेन में 70 मल्टी 1 यानी 70 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो पेंसिल कितनी बेची, लेट सी सेल वाई पेंसिल बेची अब की बार उसने। अब एक पेंसिल पे 0.40 रुपीज का लॉस होता है, तो लॉस कितने का होगा पेंसिल पे, लॉस इन पेंसिल ये हो जाएगा 0.40 मल्टीप्लाई y यानी 0.40y। अब नेट तो उसको न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, तो वही करना है आपको, प्रॉफिट को प्लस में लिखेंगे और लॉस को माइनस में, और नेट क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, न तो लॉस होता प्रॉफिट होता, 0। तो हमारा ये आ जाएगा 0.40y, 70 उधर जाके -70 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन 0.40। ये यहाँ पर इसका डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और ये कट गया 35 टाइम्स,
तो ये आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, 175 पेंसिल बेचनी पड़ेगी उसको अब की बार। तो सी विल सेल 175 पेंसिल नेक्स्ट मंथ। तो 175 पेंसिल बेची होंगी उसने। Question number 28. It takes 17 full specific type of trees to make 1 ton of paper. If there are 221 such trees in a forest, then what fraction of forest will be used to make 5 tons of paper? अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हमें 17 full specific types of trees। तो हमें क्या दे रखा कि 17 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज हैं जिसका इस्तेमाल 1 टन पेपर का प्रोडक्शन करने में किया जाता है। इफ देयर आर फॉरेस्ट में टोटल ट्रीज हैं 221 इस टाइप के। यहाँ पर बता रहे क्वेश्चन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल बी यूज टू मेक 5 टन्स ऑफ पेपर। तो यहाँ पर क्या है 5 टन्स, 1 टन से कितना होता है 1 टन यूज होता है कितना 1 टन पेपर जो होता है उसके लिए 17 ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक टाइप के हैं जो 17 ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में पूछ रहा 5 टन ऑफ पेपर। तो 5 टन ऑफ पेपर कितना होगा 5 टन ऑफ पेपर के लिए कितने ट्रीज इस्तेमाल होंगे 17 × 5 तो कितने होंगे 85 ट्रीज ऐसे ही हमें काटने पड़ेंगे 5 टन का प्रोडक्शन करने के लिए। और हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो टोटल फॉरेस्ट में ट्रीज कितने हैं टोटल ट्रीज हैं हमारे पास 221। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ 3 यूज्ड। फ्रैक्शन ऑफ 3 कितना यूज हुआ टोटल फॉरेस्ट का 85 यानी इतना तो यूज हो गया और टोटल ट्री थे 221 तो फ्रैक्शन हो गया 85/221। तो ये तो हो गया, ये आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही हो जाएगा इसका। और बी वाले पार्ट में बता रहा 10 टन्स ऑफ पेपर। तो 10 टन्स ऑफ पेपर कितना होगा उसका भी फ्रैक्शन निकालना है। 10 टन्स ऑफ पेपर तो 10 टन्स ऑफ पेपर में कितना इस्तेमाल होगा 17 ट्री 1 टन में होता है तो 10 टन्स कितने में होगा 17 × 10 तो ये हो जाएगा 170 ट्री और टोटल ट्री है 221। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्री यूज कितना हो जाएगा इस केस में फ्रैक्शन ऑफ ट्री हो जाएगा यूज 170/221। तो ये तो हो गया बी पार्ट। बी पार्ट का सेकेंड पार्ट क्या बता रहा टू सेव 7/13 पेपर ऑफ फॉरेस्ट हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव। तो 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ये सेव किया गया है टू सेव यानी 7/13 पार्ट अगर हम सेव करेंगे तो कितना पेपर हमारा क्या हो जाएगा हम बचा सकते हैं। टू सेव 7/13 पेपर ऑफ फॉरेस्ट हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव। तो पहले देखेंगे कि 7/13 कितना होता है। अब टोटल ट्रीज कितने हैं फॉरेस्ट में टोटल हैं 221। अब इसका सेव करा है नंबर ऑफ ट्री कितने सेव करने हैं आपको 7/13 यानी नंबर ऑफ ट्रीज है यहां से मतलब ट्रीज कितने सेव हुए 7/13 × 221। अभी कटरा है से देखते हैं 13 एकम 13 13
ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 सता, तो ये हो जाएगा 119। तो 119 ट्रीज हम बचा सकते हैं फॉरेस्ट के, अगर हम 7/13 पार्ट बचा पाते हैं। और 119 ट्रीज, तो कितना टन पेपर का बचेगा इसमें? अब जो 17 ट्रीज हैं, 1 टन पेपर उससे प्रोडक्शन होता है, तो 119 ट्री से कितना होगा, उतना पेपर हमारा बच जाएगा। 119 से कितना बचेगा? ये बचेगा 119/17, यानी बोलने का मतलब है कि 7 ट्रीज जो है से 1 टन बनता है, तो 119 ट्रीज पेपर से कितना टन बनेगा? तो कितना टन बच जाएगा पेपर? 17 7 यानी 7 टन बचा सकते हैं हम। तो कितना हो गया? 7 टन। इसका मतलब वी कैन सेव 7 टन ऑफ पेपर। आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो यहां पर y और 120 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो y प्लस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो यहां पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120, जो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो y इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। और एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ट्राइंगल्स की 50, यानी एंगल्स के जब ये आ गया y 60, तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा इनका? 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये 60 आ गया इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां पर से x की वैल्यू आ जाएगी, 50 और 60 को ऐड कर लेते हैं, 110 इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या होगा? प्लस 110 उधर आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 70 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार ये सारे आ गए। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला फिगर। इस वाले फिगर में ये 80 डिग्री और y, ये दोनों क्या हैं? इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो ऐसे ही आ गया। अब यहां पर क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये y इक्वल टू 80 हो गया, 50 प्लस 80, 50 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ये दोनों ऐड करके 130 हो गया, प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, और ये माइनस 130 हो जाएगा। ये माइनस 130 था, ये माइनस 130 था। तो कितना आ गया है? 50 डिग्री आंसर। तो y 80 हो गया, x की 50 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th क्लास वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग्स। अब ये सर्वे किया गया स्टूडेंट्स के बीच में कि बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए। द रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, बार ग्राफ बनाना आपको केवल। तो यहां पर क्या है? फेवरेट कलर दे रखे टेबल में, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे जिन्होंने ये कलर्स पसंद करे हैं। तो हमें क्या निकालना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड। अब यहां पर तो जिसका सबसे कम होगा, मोस्ट प्रिफर्ड कलर कौन सा है? जिसको सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करेंगे, 55। तो वो 55 होगा, मोस्ट प्रिफर्ड है जो। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल
व्हाट आर दे? तो टोटल कलर्स हो ये कितने हैं टोटल मिला के? 43, 19, 55, 49, 34 ऐड करके देखेंगे तो कितना हो गया? 9 और 4 13 5 18 और 9 18 और 9 27 और 3 30 का शून्य हासिल 3 और 3 6 और 4 10 5 15 16 4 20 तो टोटल कितने हैं? 200। क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर। तो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है। तो क्या है आंसर? 5। इसका आंसर भले यहां पे आ गया, लेकिन हमें क्या बता रखा? रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। सबसे मेन पोर्शन ये है क्वेश्चन का। तो बार ग्राफ में ये बताना आपको। तो इसके लिए आपने क्या करनी है? ऐसे एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देनी है और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देनी है, और यहां पर इक्वल विड्थ के, चाहे तो आप 1-1 सेंटीमीटर के बना दो, 2-2 सेंटीमीटर के बना दो। ये जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं वर्टिकली, और इनको इनकी हाइट कहां तक देनी है जैसे जैसे बच्चे पसंद करते हैं। और ये 0, 10, 10 के इंटरवल में हमने क्या ये फ्रीक्वेंसी डाल दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो है वाई एक्सिस में जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाएगा, और कलर्स इस तरफ दिखा देने आपको। तो इक्वल इंटरवल, ये विड्थ जो है इक्वल होनी चाहिए सबकी, और गैप बराबर होना चाहिए। और इस प्रकार से आपको ग्राफ बना देना। मान लिया सपोज को रेड कलर पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? रेड कलर पसंद करने वाले 43 हैं। तो आपने यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 लिखा। तो 40 से थोड़ा सा आगे ऐसे करके दिखा देना आपको। विड्थ इक्वल होनी चाहिए और लेंथ इसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के बराबर ऐसे। तो ऐसे करके इक्वल इंटरवल में आपने ऐसे करके ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देने, इसी को बार ग्राफ कहते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो टोटल मिला के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इसी टाइप के आएंगे। अगर आपको अगले सेट की प्रिपरेशन चाहिए या अगले सेट का क्वेश्चन पेपर और सोल्व करके आपको ऐसे ही चाहिए क्वेश्चंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। अगर आपको और मदद चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर की तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।